बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर मैटर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बाजार गाइड से भरा हुआ है, अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है और इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए अब ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के ऊपर निरंतर वीडियो प्रकाशित करेगी, पब्लिश करेगी। हम जो मटेरियल उठा रहे हैं वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसी बहुप्रतिष्ठित संस्था द्वारा दिया जा रहा मटेरियल है। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए नवीन हैं, लेकिन इसी मटेरियल से आपको पढ़ना होगा। वीडियो बड़े रोचक अंदाज में बनेगा। ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं बुद्धि के ऊपर। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिना कुछ विशेष प्रयास किए हुए चीजें आपको याद हो जाएगी। बुद्धि 3 खंडों में चलेगी। पहले में हम बुद्धि के सामान्य विवेचन करेंगे। दूसरे खंड में हम देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनकी क्या आलोचनाएं हैं और उनकी सीमाएं क्या है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांतों ने शिक्षा शास्त्र को किस तरह से आगे बढ़ाया है, क्या योगदान दिया है। तीसरा जो खंड है उसके अंदर हम देखेंगे कि बुद्धिमापन होता क्या है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप ये शब्द देखते हैं बुद्धि, तो ये एक ऐसा शब्द है जो हमें कुछ विशेष चीजों के बारे में बताता है। यानी आप कह सकते हैं कि बुद्धि एक जन्मजात तत्व है। हालांकि सारे मनोवैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि बुद्धि एक जन्मजात तत्व है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि बुद्धि एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा जन्मजात तत्व है जो आपकी हम उम्र लोगों से आपको अलग करता है। यानी बुद्धि के आधार पर हम आप में यानी बच्चों के विभिन्न स्तरों में अंतर पता कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बुद्धि के बारे में वो ये है कि इसमें कई सारी योग्यताएं, बहुत सारी योग्यताएं एक साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें समझना शामिल है, इसमें सीखना शामिल है, इसमें विश्लेषण करना भी शामिल है, इसमें योजना बनाना भी शामिल है, तर्क करना भी शामिल है और समस्या समाधान भी शामिल है। यानी इन सभी चीजों का एक साथ उपस्थित होना, एक समुच्चय के रूप में होना और फिर इन समुच्चय के सभी तत्वों का एक साथ प्रयोग करते हुए किसी समस्या को हल करना, वो एबिलिटी कहलाती है बुद्धि। ये बड़ी आसान सी चीज है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करते हैं, वर्ष था 1944। 1944 भारत का ये वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 चल रहा था और भारत में काफी उथल पुथल थी। लेकिन इसी 1944 के दौर में एक विद्वान थे जिनका नाम था वेक्सलर। वेक्सलर ने बुद्धि की परिभाषा दी और उसने कहा कि ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके माध्यम से मानव उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा थी। इसमें विवेकशील चिंतन को शामिल किया गया और वेक्सलर ने ये भी बताया कि इसी बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति वातावरण के साथ अपना समायोजन भी करता है। वेक्सलर की बातों को तत्कालीन विद्वानों ने बड़ी गंभीरता से सुना, क्योंकि ये वो दौर था जब बुद्धि के बारे में इतनी विशेष जानकारी नहीं थी जितनी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद है। उस समय वेक्सलर ने जो 3 चीजें बताई, एक उसने बुद्धि को समुच्चय कहा, दूसरा उसने ये कहा कि इसके माध्यम से नए उद्देश्यपूर्ण कार्यों को मानव करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण से समायोजन भी स्थापित कर लेता है। फिर समय आया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1944 के बाद बहुत सारे ऐसे फेजेज आए जब विद्वानों ने बहुत सी बातें कही, बुद्धि के कई सारे मॉडल्स आए, बुद्धि मापन की भी कई सारी विधियां आई, जिनकी चर्चा हम दूसरे और तीसरे खंड में करेंगे। अब साल था 1997। 2 भारतीय विद्वान थे जिनमें से एक का नाम था श्रीवास्तव और दूसरे का नाम था मिश्रा। इन्होंने काफी लंबा चौड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये एक नतीजे पर पहुंचे कि बुद्धि के अंदर वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। इन्होंने कहा कि जो आईक्यू टेस्ट होता है उसके अंदर अगर 70 से कम अंक आते हैं तो वो व्यक्ति की मानसिक निर्बलता को दर्शाता है। श्रीवास्तव और मिश्रा की ये रिसर्च, हालांकि इनसे पहले भी कई समकालीन विद्वान थे ऐसे थे जो ये रिसर्च कर चुके थे, आईक्यू टेस्ट दिया जा चुका था, आईक्यू टेस्ट की सारणी आ चुकी थी, लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो श्रीवास्तव और मिश्रा, इनका योगदान थोड़ा बेहतर रहा है अन्य विद्वानों की तुलना में। इन्होंने ये भी कहा कि बुद्धि के अंदर लिंग भिन्नता पाई जाती है। हालांकि ये तथ्य अपने आप में आज भी विवादास्पद है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर आप देखें तो जो फीमेल्स होती हैं वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बहुत अच्छी होती है, बातें करने में तेज होती हैं, भाषा पर उनकी कमांड अच्छी होती है। उनकी तुलना में जो पुरुष होते हैं सामान्यतः, ये 100% नहीं है, सामान्यतः, तो सामान्यतः जो पुरुष होते हैं वो उनकी भाषा पर उतनी बेहतर कमांड नहीं होती जितनी स्त्रियों की होती है।
लेकिन पुरुष जो होते हैं वो प्रदर्शन कार्यों में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ जहां तक गणित का सवाल है उसमें पुरुष महिलाओं की तुलना में थोड़े बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन थोड़ा अच्छी तरह से फंक्शन करता है। ये तमाम चीजें अभी भी हाइपोथेसिस है, आप इन्हें यूनिवर्सल फैक्ट न मान लें, क्योंकि जो मनोविज्ञान चलता है वो थीसिस के आधार पर चलता है, थियरीज के आधार पर आगे बढ़ता जाता है। अब जब ये चीजें हो रही थी उस समय कुछ विद्वानों ने, खासतौर से पश्चिमी विद्वानों ने प्रश्न उठाया जो अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न था। उन्होंने प्रश्न उठाया कि बुद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है या वातावरण का। आनुवंशिकता का मतलब यह है कि बाहर से कोई भी चीज व्यक्ति को प्रभावित न करे, वो जिस तरह अपने माता पिता से पैदा हुआ है तो उसके साथ जो जीन्स आए हैं उन्हीं जीन्स के द्वारा उसकी बुद्धि संचालित हो। ये बुद्धि को आनुवांशिक मानते हैं, यानी इनका यह कहना है कि बुद्धि पूरी तरह से जन्मजात है, पूरी तरह से आनुवांशिक है और इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं। दूसरी ओर वातावरण को आप देखें तो वातावरण में वे तमाम चीजें शामिल हैं, चाहे आप उसे पोषण ले लें, आप उसे अच्छा खान पान कह लें, आप उसे माहौल कह लें, आप उसे आसपास का पर्यावरण कह लें जिसमें बालक भाषा सीखता है, समायोजन करना सीखता है, रिश्ते निभाना सीखता है, ये तमाम चीजें वातावरण में आती है। तो एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ खासतौर से 1980 के दशक में, और विद्वानों के बीच बड़ी तीखी बहस हुई इस मुद्दे को लेकर कि हम बुद्धि को आनुवांशिक माने या हम बुद्धि को वातावरण माने। ये विवाद आज भी जारी है, इसका अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ। विद्वानों के बीच सबसे बड़ी जो समस्या है, जो विवाद का मूल बिंदु है, वो ये है कि बुद्धि को प्रभावित कौन करता है। आनुवांशिकता अगर बुद्धि को ज्यादा प्रभावित करती है या फिर वातावरण। अब इसमें विद्वानों के जो बहस कर रहे थे उनके दो गुट बन गए। एक था जिन्हें हम नेटिविस्ट कहते हैं या सहजातवादी कहते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि नहीं, बुद्धि जो भी है वो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है और इस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव है। दूसरा जो है वो अनुभववादी है। अनुभववादी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, बुद्धि में कुछ गुण, कुछ तत्व हो सकता है कि जन्मजात हो, आनुवांशिकता या जीन्स के कारण आते हो, लेकिन बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वो वातावरण का पड़ता है। एक ऐसे ही विद्वान थे जिनका नाम था जॉन लॉक। जॉन लॉक जो थे, इन्होंने मानव मस्तिष्क को एक कोरा कागज कहा है और इन्होंने कहा है कि वातावरण और अनुभव इस कोरे कागज को भरते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो जॉन लॉक ने उस दौर के अंदर कही थी। हालांकि ये विवाद अभी भी चल रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे रिसर्च बढ़ा तो रिसर्च बढ़ने के बाद विद्वानों ने ये पाया कि बुद्धि पर न तो पूरी तरह आनुवांशिकता और न ही पूरी तरह वातावरण, बल्कि दोनों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। वो ये मानते हैं कि मानव मस्तिष्क पर वातावरण और आनुवांशिकता मिलजुल कर फिर प्रभाव डालते हैं और उसी से किसी बालक की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब इसके लिए उन्होंने तथ्य कहां से लिए, इसको सिद्ध कैसे किया। विद्वानों ने क्या किया कि दो आइडेंटिकल ट्विंस लिए जो बिल्कुल समान दिखते हैं, जुड़वा बच्चे, और चूंकि उनमें आनुवांशिकता समान थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग वातावरण में उनको रखा और उसके बाद ये देखा कि कौन सा बच्चा तेजी से सीखता है, किस बच्चे के सीखने में क्या समस्या है, क्या दोनों समान रूप से चल रहे हैं या दोनों के बुद्धि के स्तर में भिन्नता है, समझने की क्षमता दोनों में कैसी रही है, क्योंकि जेनेटिकली तो दोनों सही रहे हैं, बिल्कुल समान है। और उसके बाद विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन निस्संदेह वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो आप निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि बुद्धि मुख्यतः जेनेटिकली होती है और इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो। विवाद आगे चला। अब एक साल आया जिसका नाम था 1973। 1973 में एक विद्वान आए जिनका नाम था जैनसन। अब जैनसन ने कहा कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव बहुत कम होता है और जीन्स का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और उन्होंने इस वातावरण बनाम आनुवांशिकता के विवाद को थोड़ा बहुत विराम देने की कोशिश की। तो आप भी अपने निष्कर्ष के अंदर इस चीज को रख सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव कम, लेकिन आनुवांशिकता या जीन्स का प्रभाव ज्यादा, लेकिन दोनों का प्रभाव होता अवश्य है। इस वीडियो में अब हम देखेंगे आगे कि फ्लाइंग इफेक्ट टर्मिनोलॉजी आखिर है क्या। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, गाइड्स के अंदर ये मौजूद नहीं होगा, हो सकता है एनसीईआरटी की 11वीं बारी मनोविज्ञान की किताबों में भी मौजूद न हो। फ्लाइंग इफेक्ट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो ये देखती है कि आईक्यू पर वातावरण का प्रभाव कैसा है, क्या आईक्यू पर वातावरण का जो प्रभाव है उसका कोई महत्व भी है या नहीं। इस चीज को जो वर्णित करती है उसे हम कहते हैं फ्लाइंग इफेक्ट। फ्लाइंग इफेक्ट टर्मिनोलॉजी अपने अंदर कई सारे
एस्पेक्ट, कई सारे आप कह सकते हैं तत्व समेटे हुए हैं। इसके अनुसार ये माना जाता है कि आईक्यू का एक बड़ा हिस्सा हर 10 वर्ष में 3 बिंदु तक बढ़ जाता है। हालांकि आपको आश्चर्य होगा जानकर और बहुत हैरत होगी कि भारत में अभी तक फ्लाइंग इफेक्ट के ऊपर ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया है, बल्कि यूं कह लीजिए कि अध्ययन ही नहीं किया गया है। यह है बुद्धि की सामान्य सी जानकारी। इसी सामान्य सी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है। फिर हम देखेंगे कि बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, वो कौन कौन सी विधियां हैं। लेक्चर मेथड ऐसा ही चलेगा जैसा इसमें चल रहा है, क्योंकि मैं कॉपी किताब पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। आप देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी। अब हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सबसे पहली चीज ये है जो आपको समझनी है और दिमाग में बैठानी है, बुद्धि है क्या। बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का एक समुच्चय है, और ये समुच्चय में जितने तत्व हैं ये एक साथ मिलकर ही किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसे कहते हैं बुद्धि। दूसरा बिंदु जो आपको ध्यान रखना है, जो इसके निष्कर्ष के रूप में आप निकाल सकते हैं, वो ये है कि किस तरह से बुद्धि वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण बनती है। तीसरा आपको ये देखना है कि बुद्धि के मामले में आनुवंशिकता बनाम वातावरण का जो विवाद है उसकी वस्तु स्थिति क्या है। सहजातवादी या नेटिविस्ट कौन है, अनुभववादी कौन है। जॉन लॉक अनुभववादी है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। अनुभववादियों का मत इसमें क्या है, यानी वो ये कहते हैं वातावरण का प्रभाव ज्यादा है, जबकि जो नेटिविस्ट है वो कहते हैं जीन्स या आनुवंशिकता का प्रभाव ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये दोनों विवाद जब चलते रहे तो उसके बाद निष्कर्ष के रूप में एक विद्वान आए जेनसन, जिन्होंने 1973 में अपना मत देते हुए कहा कि जीन्स का प्रभाव ज्यादा और वातावरण का प्रभाव सीमित होता है। लेकिन तथ्य यह है कि दोनों ही चीजों का प्रभाव बालक की बुद्धि पर पड़ता है और निस्संदेह पड़ता है। इसको सिद्ध कैसे किया? उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन्स लिए और उन ट्विन्स को अलग अलग वातावरण में रखा और उसके बाद अपने सिद्धांत की पुष्टि की। अगली चीज जो आपको इस वीडियो से सीखनी थी वो यही थी कि ये फ्लाइंग इफेक्ट टर्मिनोलॉजी आखिर है क्या। अक्सर इस पर पूछ लिया जाता है और आप ध्यान रखेंगे कि ये वातावरण पर बुद्धि पर वातावरण का क्या महत्व है, उसकी चर्चा जो करता है उसे हम फ्लाइंग इफेक्ट कहते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि भारत में इसकी चर्चा अभी बहुत कम है। भारत में इस पर अध्ययन नाम मात्र का हुआ है, सिर्फ ये थियरी के रूप में किताबों में चल रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। मिलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।